चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कल पिछले क्लास में हम लोग पूरे रॉक के बारे में देखे थे, जिसमें हम लोग इग्नियस रॉक पढ़े, सेडिमेंट्री देखे और मेटामॉर्फिक रॉक देखे। मेन जो मेरा मोटिव है, आज चूंकि बड़ा ही कंसेप्चुअल क्लास है और आज एक क्लास में बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे इस बार भी अभी बीपीएससी का जो एग्जाम था उसमें भी एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, कॉर्जोल वाला। वो भी आज टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग रॉक तो समझ गए, लेकिन हमें ये देखना है कि वो रॉक से सॉइल कैसे बनता है। ठीक है। क्या क्या उसके बीच में प्रक्रियाएं होती है जिससे वो जो हमारी चट्टाने हैं, चट्टान है, वो सॉइल तक कैसे बनेगी, कैसे उसमें वेदरिंग होगा, फिर कौन कौन सा उसमें फैक्टर काम करता है, और फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, पेडोजेनिक प्रोसेस, उसको देखेंगे। और फिर जाके आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि रॉक से लेके सॉइल तक का जो भी स्टेज है, कोई भी एग्जाम आएगा, कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसको इजिली कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेदरिंग। एक बात और, जब भी हम वेदरिंग डिस्कस करेंगे या कोई फैक्टर बताएंगे तो आपको हर बार कंफ्यूजन होगा। ए हॉरिजॉन के बारे में, बी हॉरिजॉन के बारे में, सी हॉरिजॉन के बारे में, क्या कौन एलुवियल है, कौन आइलुवियल है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको हर बार कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल प्रोफाइल। नोट्स आपको हमारे जो टेलीग्राम का जो चैनल है, पे आपको नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी आप लोग समझिए उसको। अभी आप लोग ये मत समझिए कि कैसे ओ हॉरिजॉन बना, कैसे ए हॉरिजॉन बना, ये अभी मत समझिए। अभी आप ये देखिए कि सॉइल प्रोफाइल क्या हो। ठीक है, तो जो हम हमारी जो मिट्टी है, ठीक है, उसका जो वर्टिकल सेक्शन होता है, जो हम उसका वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, वही होता है सॉइल प्रोफाइल। अब उसमें भी क्या होता है कि एक पार्टिकुलर जो हमारा वर्टिकल सेक्शन है, उसमें हॉरिजॉन में बटा होता है। ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट एरिया के साइड जाएंगे तो सबसे जो ऊपर होता है वो हॉरिजॉन होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता होती है। ठीक है, तो जब हम फॉरेस्ट रीजन की बात करेंगे तो हमारा सबसे टॉप मोस्ट जो आ, वो होगा, हॉरिजॉन होगा, वो क्या होगा, ओ हॉरिजॉन। क्लियर हो गया। अगर हम बात करेंगे ओ हॉरिजॉन का, तो ये होता है टॉप मोस्ट हॉरिजॉन इन फॉरेस्ट रीजन। लेकिन अगर आपको सिंपल कोई एग्जाम में पूछा जाए कि द टॉप मोस्ट लेयर कौन है सॉइल प्रोफाइल का, तो आप उसका आंसर लगाएंगे ए हॉरिजॉन। अगर स्पेसिफिक फॉरेस्ट एरिया में बोल दे तो आप उसका लगाएंगे ओ हॉरिजॉन। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर होता है ओ हॉरिजॉन अगर फॉरेस्ट की बात करें। नॉर्मल मिट्टी की बात करें जहाँ कल्टीवेशन वगैरह क्रॉप वगैरह को होते हैं, वहाँ पे सबसे ऊपर होता है ए हॉरिजॉन। है, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके नीचे होता है बी हॉरिजॉन। ठीक, सी हॉरिजॉन बाद में देखेंगे। अब ये जो ए हॉरिजॉन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये होता है ए हॉरिजॉन। और ये सबसे टॉप मोस्ट हॉरिजॉन होता है, टॉप मोस्ट लेयर होता है। जितने भी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज होती है क्रॉप की, वो सभी इसी हॉरिजॉन में होता है। इसको हम लोग सरफेस लेयर भी बोल सकते हैं, सरफेस हॉरिजॉन। ठीक है, सरफेस सॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये टॉप सॉइल है। और चूंकि सारी जो कल्टीवेशन होता है वो इसी में, और ये काफी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब उसमें क्या क्या चीजें हमको अभी अभी फिलहाल ए हॉरिजॉन में समझना है। देखिए, ए हॉरिजॉन को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे ऊपर होता है A1, फिर बीच में होता है A2, और उसके नीचे होता है A3। ठीक है, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आता है, एक होता है ई से इलुविएशन, और एक होता है आइलुविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो A2 हॉरिजॉन है, जो बीच में जो A2 हॉरिजॉन आपको दिख रहा है, तीन भाग में इसको देख लीजिएगा। तो जो A2 हॉरिजॉन है ना,
यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट है, ठीक है, उसका लीचिंग होने लगता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगता है B1 में, ठीक है, बी हॉरिजॉन में। ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसी को हम लोग एलुविएशन बोलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा मत समझिए सेस्क्विक ऑक्साइड क्या होता है, अब इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। अभी बस आपको ये देखना है कि वॉशिंग जो हम लोग ये बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे कि एक इस A2 हॉरिजॉन से बी हॉरिजॉन में जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट सॉइल इंग्रेडिएंट का, उसको हम लोग बोलते हैं एलुविएशन, ठीक है। ये वॉश आउट हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि चूंकि ए हॉरिजॉन में ही लीचिंग वाली प्रक्रिया हो रही है, कभी हमसे पूछे कि कौन से हॉरिजॉन को जोन ऑफ लीचिंग बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, ए हॉरिजॉन। बस अभी इतना ही समझना है। तो क्या-क्या हम लोग ए हॉरिज़ॉन में सीख लिए। ए हॉरिज़ॉन में सबसे ऊपर क्या होगा, ए1 हॉरिज़ॉन, उसके बीच में क्या होगा, ए2 हॉरिज़ॉन, फिर उसके नीचे क्या होगा, ए3 हॉरिज़ॉन। ए2 हॉरिज़ॉन में मेजर न्यूट्रिएंट, मेजर सॉइल इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसका क्या होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट वहीं से होता है। इसलिए हम लोग ए2 हॉरिज़ॉन को ई हॉरिज़ॉन बोल सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा ई हॉरिज़ॉन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ए2 हॉरिज़ॉन में ही एलुवी ई लोवी ई से स्टार्ट होगा, एलिविएशन वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको ई हॉरिजॉन बोलते हैं। अब हम लोग हमारा जो इंग्रेडिएंट है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, वो चला गया बी हॉरिजॉन में। बी हॉरिजॉन को दो भागों में बांटा गया। इसको क्या बोलेंगे, सरफेस के नीचे है, तो अगर आज के बाद से पूछे कि सब सरफेस कौन होता है, सॉइल, तो बी हॉरिजॉन। अब बी को भी दो भागों में बांटा गया, बी1 और बी2। बी1 सबसे ऊपर है और यहीं जाके इकट्ठा होता है। तो अगर पार्टिकुलर अगर बी1 बी2 ऑप्शन में नहीं है, तो पूछे कि कौन सा हॉरिजॉन जो है वो जोन ऑफ एक्युमुलेशन है। एक्युमुलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर से सारा न्यूट्रिएंट, सारा सॉइल इंग्रेडिएंट नीचे आ रहा है, टीचिंग हो रहा है, और बी हॉरिजॉन में आके जमा हो रहा है। अगर पूछे कि बी में भी कौन से, तो बी वन बोलेंगे। क्लियर हुआ? उसी को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। बस अभी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको वेदरिंग पढ़ना है, और वेदरिंग के पहले आपको हर बार डिस्कस होगा A1 A2 A3, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ए है, ठीक है। दूसरा होता है सी हॉरिजॉन, जो हम लोगों का रॉक है, रॉक का वेदरिंग होता है, तो उसको बोलते हैं, सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग होता है, तो छोटे छोटे कंकड़ में टूट जाते हैं, तो वही नीचे होता है जो सी हॉरिजॉन, जिसको वेदर्ड बेड रॉक बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरी तरह से सॉइल नहीं बना है, लेकिन ये टूट के छोटे छोटे हो गए, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं वेस्टर्न हिमालय रीजन में, जो एग्रोक्लाइमेटिक था, जहाँ पे हम लोग स्केलेटल सॉइल बोले थे। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये छोटे छोटे टुकड़े में जो है नीचे, दैट इज कॉल्ड सी हॉरिजॉन, ठीक है। अब यही जो तीनों है, ए प्लस बी प्लस सी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिगोलिथ। क्लियर हुआ? और अगर ए प्लस बी को बोला जाए तो क्या बोलेंगे, सोलम। अभी इस स्लाइड से, इस पार्ट से हम लोग क्या क्या सीखे। सबसे टॉप मोस्ट हॉरिजॉन कौन है, अगर फॉरेस्ट नहीं बोले तो ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन में कितने भाग होते हैं, ए1 ए2 ए3। ए2 क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा जोन लीचिंग होता है, तो ये क्या होता है, जोन ऑफ लीचिंग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसी को हम लोग एलिविएशन बोलते हैं, वॉश आउट बोलते हैं। तो ये हो गया ई हॉरिजॉन भी बोल सकते हैं। ये सारा मैटर आके बी1 में चला जाता है, तो क्या बोलते हैं इसको, बी1 को ही आई आई हॉरिजॉन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे आइलुविएशन हो रहा है। आइलुविएशन में समझ रहे हो, आइलू मतलब उसको एक्युमुलेट कर रहा है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, उसको बी1 हॉरिजॉन में एक्युमुलेशन हो रहा है। अगर ऑप्शन बी रहे तो बी लगाइएगा, अगर बी1 बी2 रहेगा तो बी1 लगाइएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बी हॉरिजॉन और ए हॉरिजॉन के इंटरमीडिएट कौन है, आप भी क्लियर होंगे। सबसे ऊपर ए1, फिर ए2, फिर ए3, फिर बी1, फिर बी2। तो ए3 क्या हो गया, ए और बी के बीच का एक इंटरमीडिएट हो गया। सी और बी के बीच बोलेगा तो बी2 लगाइएगा। इतनी सारी बातें आपको सॉइल प्रोफाइल में पता होना चाहिए। थोड़ा सा और इसको ब्रीफली देख लीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, इसके लिंक हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है। अब हम समझिए, रिगोलिथ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। बेडरॉक क्या होता है, ये तो रॉक हो गया, और रॉक के ऊपर क्या हो गया, जो जिसका वेदरिंग टूटने लगता है, तो हो गया सी हॉरिजॉन, ठीक। ये सारी बातें आपको क्लियर है। आज के बाद से कोई पूछे व्हाट इज ए प्लस बी, व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी, व्हाट इज बेड रॉक, व्हाट इज ओ हॉरिजॉन, व्हाट इज ए हॉरिजॉन, सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कि आप लोगों को व्हाट इज एलुविएशन, व्हाट इज आइलुविएशन, आप सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, हम ये उम्मीद करते हैं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा और देख लीजिए सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सरफेस सॉइल क्लियर हुआ, जो ऊपर का होता है, ठीक है, जो ऊपर का ए हॉरिजॉन क्या है, सरफेस सॉइल है। अब आपसे कभी पूछे
कि वो देखिए ऊपर वाला होता है ग्रेइश कलर का, बी हॉरिज़ॉन में आएँगे तो क्या होता है कि थोड़ा-सा देखिएगा लाइट येलो कलर का हो जाता है, पेल येलो। ये आपका कलर से ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या इंग्रेडिएंट है। ए हॉरिज़ॉन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही मेन होता है। सरफेस सॉइल हमेशा डिस्कस करेंगे, सरफेस सॉइल दिस इज नथिंग। ये क्या है? ये सिंपल है ए हॉरिजॉन, ठीक है। सब सरफेस बी हॉरिजॉन। एक डेप्थ भी माना गया है 30 सेंटीमीटर के नीचे जो है उस सब सरफेस का रेंज में आ जाता है। बस इतना ही आपको जानना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेदरिंग। चलिए पिछले क्लास में हम लोग अ, चट्टानें पढ़ लिए थे। तीन तरह की चट्टानें थी। एक थी इग्नियस रॉक, एक थी सेडिमेंट्री। अब हमारा ये होता है कि हमारे मन में एक सवाल आता है कि ठीक है भैया चट्टान बन गया, अब चट्टान से मिट्टी कैसे बना ताकि वहां पे क्रॉप का कल्टीवेशन स्टार्ट हो। सबसे पहले समझिएगा वेदरिंग क्या है। वेदरिंग एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है मिट्टी बनने की, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जैसे रॉक है, अब मिनरल भी क्या है, तो मिनरल से ही मिलके तो रॉक बना है, तो चाहे रॉक बोले या मिनरल बोले, उसमें वेदरिंग शुरू हो जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि वेदरिंग शुरू कैसे हो। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे देखिए ये हो गया टेम्परेचर, ठीक, रेनफॉल, स्नो, वाटर स्ट्रीम, ये सब हजारों साल तक कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं चट्टान पे। और देखिए डायग्राम में भी देखिए चट्टान का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि जो पहला प्रक्रिया हुआ फिजिकल वेदरिंग हुआ, और ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? तो ये हो गया, आप इसको बोलिएगा कि ये पहला प्रोसेस है वेदरिंग का, ये टूट गया, ये फिजिकल वेदरिंग के बाद का है। और इसी चट्टान को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल सॉइल या इंटरमीडिएट सॉइल। अब आपके मन में एक सवाल आएगा जो हम पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि स्केलेटल सॉइल या इंटरमीडिएट सॉइल किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में होता है, तो वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब वहां पे प्रोडक्ट आफ्टर फिजिकल वेदरिंग स्केलेटल सॉइल क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। फिजिकल वेदरिंग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यही है, अभी तक समझिए, अभी तक हम लोग क्या किए, चट्टान देख लिए, चट्टान को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, लेकिन अभी हमारी मिट्टी बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या क्या होगा। अब आगे इस चट्टान के साथ क्या क्या घटनाएं होगी ताकि वो हमारा प्योर मिट्टी बन जाए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे केमिकल वेदरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए कभी भी कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि क्या होता है पेडोटर्बेशन, क्या होता है कार्बोनेशन, एक एक करके करेंगे। हमारा केमिक फिजिकल वेदरिंग हो गया और क्या बन गया, अब हमारा बन गया स्केलेटल सॉइल। अब स्केलेटल सॉइल के ऊपर काम करेगा कौन कौन, केमिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आप बहुत ज़्यादा नहीं देखिए, बायोलॉजिकल कहीं ना कहीं फिजिकल से भी रिलेटेड है और डिसइंटीग्रेशन से। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पहली बार फिजिकल वर्क करता है ना, वो टूट तोड़ता है, वो बड़े बड़े चट्टानों को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। और दूसरा जो केमिकल वेदरिंग होगा और जो बायोलॉजिकल वेदरिंग होगा वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन। दो प्रोसेस होती है वेदरिंग में, एक होता है पहला डिसइंटीग्रेशन एंड सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन। ये दोनों काम हो जाएगा, पहले फिजिकल वेदरिंग हो गया, हमारा इंटरमीडिएट सॉइल बन गया, स्केलेटल सॉइल बन गया। अब हम उस पर डिकम्पोजिशन करेंगे और हमारा बन गया A+B+C दैट इज रिगोलिथ। क्या केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग होने के बाद क्या हमारा ट्रू सॉइल बन गया? बिल्कुल नहीं, हम हमें मिल गया रिगोलिथ, ठीक है। खैर ठीक है, अभी तक हम लोग स्केलेटल सॉइल पे थे। अब हम देखते हैं कैसे केमिकल वेदरिंग काम करता है। होता क्या है कि कंटिन्यूअस सालों साल तक वाटर का उस स्केलेटल सॉइल में, देखिए वाटर का क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में कंफ्यूज मत होइएगा। हाइड्रेशन में क्या होता है कि वाटर का कंटिन्यूअस एडिशन होते रहता है। जैसे देखिए हेमाटाइट चट्टान है, ठीक है। अब हेमाटाइट में फिजिकल वेदरिंग हुआ और बन गया इंटरमीडिएट सॉइल। अब उसमें लगातार वाटर रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, लिमोनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिव है, ओलिव के साथ रिएक्ट करके सरपेंटाइन बना दिया, ठीक है। तो पहला जो केमिकल वेदरिंग होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन अब क्लियर हो गया, हाइड्रेशन में सिर्फ वाटर का एडिशन होगा और कुछ भी नहीं होगा। फिर एक तरीका होता है कार्बोनेशन। सवाल उठता है कि कार्बोनेशन भाई साहब कैसे चेंज करता है। कार्बोनेशन में क्या होता है कि वाटर के साथ मिलकर बना लेता है कार्बोनिक एसिड,
कार्बोनिक एसिड की एक खास बात है, जैसे हम लोग जब पेंट वेंट करते हैं, प्लास्टर करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे खुरचने लगता है, बाहर निकलने लगता है। वो होता है क्या, इचिंग, इचिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें एक क्वालिटी होता है कि धीरे धीरे उसको खुरचते रहता है। ठीक, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि सीमेंटेशन को हटा रहा है तो डीसीमेंटेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है कि ये क्या करता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है और ये इचिंग इफेक्ट लाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा कंकर नेड्यूल है और वो कार्बोनेशन से हो जाता है, लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई। तो हम लोग दो केमिकल वेदरिंग देख लिए, पहला हाइड्रेशन और दूसरा कार्बोनेशन। इचिंग इफेक्ट किसमें होता है, कार्बोनेशन में। उसके बाद डिसिमेंटेशन कौन करेगा, कार्बोनेशन। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं हाइड्रोलिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हाइड्रोलिसिस क्या करेगा भाई, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जो काम हाइड्रेशन कर रहा है वही क्या हाइड्रोलिसिस कर रहा है, बिल्कुल नहीं। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जो वाटर है ना, वाटर ये टूट जाता है H प्लस और OH माइनस में, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्ले बनाता है। ये हाइड्रोलिसिस कितना इम्पोर्टेंट है, क्ले का फॉर्मेशन करता है। कोई क्वेश्चन पूछे कि किस केमिकल वेदरिंग के थ्रू क्ले का फॉर्मेशन होता है, सिलिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे फेल्सपार है, और फेल्सपार पे क्या करता है कि H प्लस OH माइनस रिएक्ट करता है, हाइड्रोलिसिस करता है और क्ले क्ले पार्टिकल बनाता है ना इंपॉर्टेंट। ये हो गया, यानी इसको हम लोग एसोसिएशन ऑफ एडिशन ऑफ वाटर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस को डिसोसिएशन ऑफ वाटर। हुआ क्लियर, यानी ये केटायन एनायन भी बन रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे काम आएगा। चलिए, अब हमारा बायोलॉजिकल में भी कुछ नहीं होता, जैसे मान के चलिए कि हम लोग फ्लोरल की बात करते हैं, जैसे रूटेड प्लांट है, वो भी वो भी तो कहीं ना कहीं वेदरिंग कर ही रहा है। भले वो फिजिकल कर रहा है लेकिन वेदरिंग तो कर रहा है। फॉनल के अर्थवर्म है, अर्थवर्म मिट्टी को पलट रहा है, वेदरिंग हो ही रहा है कहीं ना कहीं तो। कोई भी एंट चींटियां भी कर रही है तो उसको फॉनल बोल देंगे। सॉरी, जो बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है ना, इसमें एनिमल भी करता है, प्लांट भी करता है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये कहीं न कहीं फिजिकल भी प्रोसेस कराता है। बहुत सारे बैक्टीरिया या फंगस वगैरह हैं, वो केमिकल में भी केमिकल वेदरिंग भी करते हैं। तो यानी कहीं न कहीं बायोलॉजिकल वेदरिंग का भी एक रोल है, वेदरिंग चट्टानों को ब्रेक डाउन करने में। अब आता है सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर। इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने सबसे पहले पढ़ा हाइड्रेशन, फिर उसके बाद पढ़ा कार्बोनेशन, फिर उसके बाद पढ़ा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वाटर पहले टूटता है H प्लस OH माइनस में, और फिर ये क्ले क्ले पार्टिकल बनाता है, सिलिका बनाता है, एंड एनायन और केटायन तो बना ही रहा है, जिसके कारण अब एनायन केटायन बनेगा तो क्या होगा, जैसे हम मान लो यूरिया डालते हैं, तो यूरिया क्या होता है, तो यूरिया तो ऑब्वियस सी बात है, NH2 डाई अमोनियम कार्बोक्सिलिक होता है। अब ये क्या करेगा, इसको इसे हमको, अब चूंकि पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं वो यूरिया के फॉर्म में तो नहीं लेते हैं, वो तो NH4 प्लस के फॉर्म में लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल हो गया हाइड्रोलिसिस का, पौधे के लिए भी हेल्दी हो गया, फायदेमंद हो गया। इसलिए एक हो गया हाइड्रेशन, कार्बोनेशन और हाइड्रोलिसिस, ये तीन केमिकल वेदरिंग ही इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, हमारा वेदरिंग कंप्लीट हो गया। क्या हमारी सॉइल बन गई, बिल्कुल नहीं। हमारी ट्रू सॉइल अभी नहीं बननी, अभी पूरी तरह से नहीं बनी है। अभी हम लोग रिगोलिथ तक बन कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट का कहना है, इसमें डॉक्यूचेव, जिसको फादर ऑफ सॉइल साइंस भी बोलते हैं, उनका कहना था कि नहीं, कुछ और भी फैक्टर होते हैं जो इसमें कंटिन्यूअस वर्क करते हैं, और तब जाके सॉइल, ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसी सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर में सबसे पहले डॉक्यूचेव ने बोला कि नहीं, तीन सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर होते हैं। कौन कौन होता है, इसको बोलते हैं PCLO। ठीक है, एक हो गया पेरेंट मटेरियल, CL से हमेशा क्लाइमेट याद रखिएगा और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बट ये इस इनसे ज़्यादा अगर कोई एस्टेब्लिश थ्योरी था तो जेनी का था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको क्लोरोपेट याद रखिएगा। CL हो गया क्लाइमेट, O हो गया ऑर्गेनिज्म, R हो गया रिलीफ, पेरेंट मटेरियल और टोपोग्राफी। ठीक है, अब देखिए इसमें उन्होंने बोला, जेनी ने, बाद में जोफी ने इसको क्लियर किया था एक्टिव और पैसिव में, कि जो ये पेरेंट मटेरियल है, या जो टोपोग्राफी है वेजिटेशन, और ये जो टाइम है पैसिव फैक्टर, कहीं कहीं अगर ऑप्शन में न्यूट्रल फैक्टर पूछ लेता है, वहां पे आपको अगर हम ऑप्शन में टाइम है तो आप टाइम को न्यूट्रल फैक्टर में भी लगा दीजिएगा, हालांकि पैसिव भी आएगा तो पैसिव में भी है, बट अगर न्यूट्रल पूछता है तो न्यूट्रल में भी टाइम को लगाइएगा। ठीक है, एक्टिव में कौन कौन हो गया, क्लाइमेट,
टोपोग्राफी या वेजिटेशन बोल सकते हैं, ठीक? ऑर्गेनिज्म। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि जेनी ने ऐसा क्यों बोला कि ये सब फैक्टर भी काम करता है? अब हम यही आगे पढ़ते हैं कि कैसे क्लाइमेट प्रभावित करता है, कैसे वेजिटेशन, कैसे ऑर्गेनिज्म, ठीक? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पेरेंट मटेरियल। अब देखिए पेरेंट मटेरियल में ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे 1-2 सवाल हमेशा आता है। एक होता है सीडेंट्री, सीडेंट्री हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो जहाँ पे है चट्टान, जो वहीं पे वेदरिंग होगा और वहीं पे सॉइल बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सीडेंट्री, यानी इसको रेसिड्यूअल भी बोल सकते हैं, पिछले क्लास में हम बता दिए हैं। एक होता है ट्रांसपोर्टेड, जैसे मान लो कि अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट से जो बन रहा है, उसका भी तो रोल है। जैसे मान लो ग्रेविटी का है, ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, कॉलूवियल। अगर वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे एलुवियल। अगर ग्लेशियर के द्वारा हो रहा है तो उसको बोलेंगे मोरेन। विंड के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट इओलियन। अब देखो क्ले पार्टिकल को तो ट्रांसपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, 0.002 मिलीमीटर से भी कम होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं विंड, वो वहीं पे सीडेंट्री रहते हैं। तो या तो सिल्ट का कर सकता है या सैंड का कर सकते हैं, तो सिल्ट का कर सकता है, सैंड का। अगर सिर्फ विंड क्वेश्चन में है तो इओलियन लगाइएगा, सिल्ट पूछेगा तो लोअस होता है, और सैंड होगा तो एओलियन। याद हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रेविटी के हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है पेरेंट मटेरियल तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलुवियल। अगर वाटर से हो रहा है तो उसको एलुवियल। ग्लेशियर से मोरीन, विंड से एओलियन। अब उसमें भी लॉयस होता है और एओलियन होता है, देख लीजिएगा। एक ग्लेशियर मत याद रखिएगा, ग्लेशियर से मोरीन होता है, और आइस से होगा तो ग्लेशियल बोलते हैं, ये एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, पेरेंट मटेरियल के लिए ग्रेविटी आएगा तो क्या बोलेंगे? कोलुवियल। वाटर तो एलुवियल, ग्लेशियर तो मोरिन, विंड एओलियन होता है, इओलियन। लेकिन यही अगर सिल्ट पूछेगा तो लॉयस लगाइएगा। सैंड पूछेगा, दो ही चीज का कर सकता है, चूंकि सॉइल में 3 पार्टिकल होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। सिल्ट होगा तो लॉयस लगाइएगा, सैंड होगा तो एओलियन लगाइएगा, आइस पूछेगा तो ग्लेशियर लगाइएगा। अब हम देखते हैं कि भैया क्लाइमेट कैसे प्रभावित करता है। अब क्लाइमेट कैसे क्या समझते हैं आप? या तो वाटर या टेम्परेचर, है कि नहीं? अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में क्या होगा? या तो वाटर इफेक्ट कर सकता है या टेम्परेचर। ये सारे फैक्टर हैं जो कैसे प्रभावित कर रहे हैं सॉइल बनने में। अब देख, जो आर्कटिक रीजन है, ठंडे प्रदेश है, ठीक, जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होता है, वहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। अगर रेनफॉल जीरो है तो कोई केमिकल वेदरिंग होगा? खुद बताइए। पानी ही नहीं रहेगा तो हाइड्रेशन होगा? नहीं होगा। कार्बोनेशन होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा कार्बोनेशन? क्योंकि H2O उसमें भी चाहिए। हाइड्रोलिसिस होगा? नहीं होगा। केमिकल वेदरिंग होगा? नहीं होगा। तो क्या डिजर्ट वेदरिंग में केमिकल वेदरिंग होगा? नहीं होगा। डिजर्ट एरिया में चूंकि रेनफॉल लो है, नहीं है, उस वहां पे नहीं केमिकल वेदरिंग नहीं होगा। लो टेम्परेचर में भी केमिकल वेदरिंग नहीं होता, एकदम याद रखिएगा। आर्कटिक रीजन और अल्पाइन रीजन में केमिकल वेदरिंग नहीं होता। पूछेगा क्यों तो आप बोलिएगा ड्यू टू लो टेम्परेचर। डिजर्ट एरिया में केमिकल वेदरिंग क्यों नहीं होगा तो आप खुद बताइएगा कि केमिकल वेदरिंग मतलब क्या? या तो हाइड्रेशन, या तो कार्बोनेशन, या तो हाइड्रोलिसिस, तीनों में वाटर की आवश्यकता है। वाटर है नहीं तो कहाँ से होगा केमिकल वेदरिंग भाई साहब? ठीक है। अब आता है हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश होने लगी तो क्या होगा? सॉल्ट का लीचिंग होगा ना, होना ही है। सॉइल कैसा हो जाएगा? एसिडिक। एक चीज ध्यान रखिएगा, कितना प्रभावित कर दिया वो, क्या फैक्टर हुआ कि नहीं सॉइल फॉर्मेशन में। और रेनफॉल नहीं होगा तो लीचिंग नहीं हो तो क्या हो जाएगा? अल्कलाइन या सोडिक। इसीलिए डिजर्ट एरिया में क्या होता है? अल्कलाइन या सोडिक। यानी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल। टेम्परेचर लो होगा तो वेदरिंग नहीं होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो वेदरिंग होगा। एकदम इस सब कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। हमने दो चीज देखा कि पेरेंट मटेरियल कैसे कैसे इफेक्ट कर रहा है और उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे बदल दे रहा है। हमारा रिगोलिथ बन चुका है, अब हम आगे की प्रक्रिया देख रहे हैं, फैक्टर देख रहे हैं, फिर हम प्रोसेस देखेंगे, तब जाके हमारा जो एक्चुअल सॉइल है वो बनकर तैयार होगा। अब एक सवाल आता है कि क्या जो वेदरिंग है ये भी प्रभावित कर ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म करेगा ही, प्लांट से भी करेगा तो फ्लोरल बोलेंगे, एनिमल करेगा तो फॉनल, पढ़ चुके हैं। लेकिन सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर के बाद भी कुछ स्पेशल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो जिसके होने से उस सॉइल की क्वालिटी बदल जाती है,
उस सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक जैसे देखे होंगे आप, लेटराइट सॉइल अलग क्राइटेरिया है, ब्लैक सॉइल उसकी अलग क्राइटेरिया है, अलग क्वालिटी है, अलग कैरेक्टर है, अलग फीचर्स हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, यहीं से लड़के कंफ्यूज होते हैं। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, अब यहाँ ये सारा काम रिगोलिथ में हो रहा है। तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में जो है वो कैसे याद रखेंगे, देखिए तो बहुत आसान है याद रखना। HEIH, ठीक है, HEIH यानी हाई ही याद रखिएगा, हाई होता है ना, तो HEIH हाई ही हो गया। तो ह्यूमिफिकेशन मान लो, सबसे पहला एक प्रोसेस देखा गया है ह्यूमिफिकेशन, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, मान के चलो कि हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ह्यूमस बनेगा, हम आगे बताएंगे। ठीक है, अभी इतना ही समझिए कि ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एलुविएशन, बट इसीलिए मैंने आपको पहले सॉइल प्रोफाइल पढ़ा दिया था। एलुविएशन की प्रक्रिया होती है, क्या होती है बताने की ज़रूरत नहीं है, एलुविएशन की प्रक्रिया होती है। और एक प्रक्रिया और होती है हॉरिजोनेशन की, जहाँ पे हॉरिजोन अलग अलग बनता है, इसलिए मैंने आपको पहले सॉइल प्रोफाइल पढ़ा दिया, ह्यूमिफिकेशन, एलुविएशन, आइलुविएशन, हॉरिजोनेशन। लेकिन अब कुछ अलग अलग लोकेशन स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस देखा गया है। कहीं कहीं एक चीज देखा गया है कि कहीं के कैल्सिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैल्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैल्सिफिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक्युमुलेशन होता है, CaCO3 का, कहीं ना कहीं हम लोग जिप्सिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो कैल्सिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड जिप्सिफिकेशन, एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा होता है डी डीकैल्सिफिकेशन, बताने की जरूरत नहीं है, कैल्सिफिकेशन के जो अपोजिट हो जाएगा वो डीकैल्सिफिकेशन। अभी एक क्वेश्चन आया था पोर्टजोल के बारे में, पोर्टजोलाइजेशन क्या होता है, देखिए पहले हम समझिएगा। हमने सॉइल प्रोफाइल पढ़ लिया, उसमें ए हॉरिजॉन होता है, बी होता है, ठीक। ए हॉरिजॉन के जो अपर ए हॉरिजॉन है उसमें सिस्क्वी ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन और एल्युमिनियम का ऑक्साइड के पाया जाता है, और सिलिका पाया जाता है। इतना समझ में आ गया। अब मान के चलो कि 10 नम एक एग्जांपल के तौर पर समझिएगा कि 10-10 के रेशियो में दोनों है, ठीक। अब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, जैसे क्वेश्चन आया था ना कि कॉनिफर्स वगैरह, कॉनिफर वेजिटेशन वगैरह, जब बहुत हाई रेनफॉल वगैरह हो गई, क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल हो जाती है, तो ये जो ए हॉरिजॉन का सेस्क्वी ऑक्साइड है, अब चूंकि दोनों का रेशियो है, दोनों भैया 10-10 है, 10 एक समझाने के लिए 10 सिलिका भी है और 10 सेस्क्वी ऑक्साइड भी है, हाई रेनफॉल हो गया, तो क्या होता है उस केस में, जो सेस्क्वी ऑक्साइड है दैट इज आयरन, वो नीचे चला आता है। अब नीचे चला आएगा तो क्या होगा बताइए, ऊपर सिलिका की अधिकता हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, पहले 10 क्वांटिटी था सेस्क्वी ऑक्साइड और 10 क्वांटिटी था सिलिका, बराबर था। अब 10 नीचे चला गया तो ऊपर सिलिका अधिक अधिक हो गया ना जी, या ऊपर से मान लीजिए 8 यूनिट सेस्क्वी ऑक्साइड नीचे आ गया, तो ऊपर सिलिका कितना हुआ है 10 और 2, तो दोनों में ज्यादा कौन है, सिलिका, यानी सिलिका ज्यादा हो गया। जब सेस्क्वी ऑक्साइड नीचे आ जाता है उस केस को हम बोलेंगे पॉडजुलाइजेशन, ठीक है। पॉडजुलाइजेशन दो वर्ड से बना है, रशियन पॉड, पॉड और जोला। पॉड का मतलब होता है अंडर। अब क्या होता है ना कि जब ये सेस ऑक्साइड नीचे आ जाता है ना, तो चूंकि सेस ऑक्साइड में आयरन एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, वो रेडिश कलर का होता है, तो ऊपर क्या होता है सिर्फ सिलिका बच जाता है और एस ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक। तो वहां पे क्या हो गया, पॉडजोल का मतलब ये होता है अंडर एसी ग्रे, तो यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एसी ग्रे के नीचे। तो इसलिए पॉडजोलाइजेशन में जहाँ कहाँ पे होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगा, वहाँ पे क्या होगा कि ऊपर का जो आयरन एल्युमिनियम जिसको सेस ऑक्साइड है वो नीचे चला आएगा और ऊपर सिलिका बच जाएगा। तो अगर कोई सवाल पूछे कि पॉडजुलाइजेशन में सरफेस हॉरिजॉन पे, सरफेस सॉइल में किसकी अधिकता होगी, तो सिलिका की होगी। सरफेस सॉइल मतलब ए हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन मतलब सरफेस हॉरिजॉन, वहाँ पे सेस ऑक्साइड तो नीचे चला गया, ठीक। यही होता है पॉडजुलाइजेशन, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पॉडजुलाइजेशन का, ठीक है। आपको अब होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। इसी का जस्ट उल्टा होता है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन का लैटिन वर्ड ब्रिक, लेटर से बना, इसका मतलब होता है ब्रिक्स, ईंट जैसा, ठीक। इसमें उल्टा होता है, अगर मान लो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, ठीक। कॉनिफर वेजिटेशन वाला क्लियर हो गया जो अभी एग्जाम में आया था बीपीएससी के एसडीओ वगैरह में, कि वहाँ पे क्यों ऐसा हुआ,
अब यहाँ पे मान लो सिलिका का डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा लेटराइजेशन कब बनेगा, जब हाई टेम्परेचर और दोनों हो, कंटिन्यूअस रेनफॉल हो, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब सिलिका नीचे चला जाएगा तो कंटेंट ऑफ सेस्क ऑक्साइड बढ़ जाएगा। यही रीजन है कि आप देखेंगे कि जहाँ पे सेस्क ऑक्साइड रिच सॉइल होता है या सिलिका डेफिशिएंट सॉइल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटराइट सॉइल, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्जी सोल। ये यहाँ पे कॉफ़ी की खेती बहुत होती है, पाइनएप्पल की खेती बहुत होती है, कोकोनट की। क्लियर हुआ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में ऊपर क्या रहेगा, सेस्क ऑक्साइड, यानी ऊपर लाल कलर का दिखेगा और नीचे सिलिका आ जाएगा, ठीक है। इन्हीं चारों को मिला के हम लोग बोलते हैं जोनल पीडोजेनिक प्रोसेस। किसको किसको क्लियर हो गया ना, लेटराइजेशन, पॉडजोलाइजेशन क्लियर हुआ। ये जो आप चारों देख रहे हैं ना, कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, पॉडजोलाइजेशन, इन चारों को मिला के बोलेंगे जोनल पीडोजेनिक प्रोसेस। इन चारों में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, कहीं हैवी रेनफॉल के कारण हो रहा है, कहीं हाई टेम्परेचर के कारण, इसलिए इसको बोलते हैं क्लाइमेट इन्फ्लुएंस्ड, ठीक। अगर मान लो कहीं लो टेम्परेचर है, जहाँ पे क्लाइमेट काम ही नहीं कर रहा, क्लाइमेट कहाँ नहीं काम करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे क्लाइमेट का कोई इफेक्ट नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, इंट्राजोनल पीडोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। क्लाइमेट में दो चीज होता है, टेम्परेचर होता है और रेनफॉल होता है। लेकिन जहाँ पे क्लाइमेट का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, वहाँ पे एक जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इंट्राजोनल पीडोजेनिक प्रोसेस। इसमें एक होता है ग्लीजेशन, ठीक है। ग्लीजेशन में कुछ याद मत रखिएगा, ये वहाँ पे क्या होता है, तो सवाल पूछेगा कि ग्लीजेशन में क्या होता है, तो ग्लीजेशन में एक वर्ड ग्ली क्ले का निर्माण होता है, एक क्ले टाइप क्ले पार्टिकल होता है ग्ली, ठीक है, जो ब्लूइश कलर का होता है, और यहाँ पूरा पानी भरा रहता है। यहाँ पे ड्रेनेज में चिपचिपा सा होता है, पानी पूरा भरा रहेगा। तो आप ये समझिएगा कि इंट्राजोनल पीडोजेनिक प्रोसेस से ग्लीजेशन हो रहा है। अब दो इंपॉर्टेंट है, तीन एकदम पूछा जाता है, सेलिनेशन, सोलोनाइजेशन, सोडोलाइजेशन। सेलिनेशन कब होगा, जब मान के चलो कि जहाँ पे क्लाइमेट इफेक्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा सोल्यूबल साल्ट ऐड होते जा रहा है, क्या बोलेंगे, सेलिनेशन। लेकिन मान लो कि एक्सचेंजेबल सोडियम का एडिशन हो रहा है, याद रखिएगा, अगर सोडियम का एडिशन हो रहा है एक्सचेंजेबल, तो उसको सोलोनाइजेशन या अल्कलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पीएच 8.5 से ज़्यादा होगा। इसी का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं सोडोलाइजेशन, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। पीडोटर्बेशन क्लियर है, मिक्सिंग ऑफ सॉइल, अब ये फ्लोरल से भी हो सकता है, ही मैं आपको उस समय बता रहा था। फॉनल है तो एंट, अर्थवर्म मिक्सिंग करते रहते हैं, फ्लोरल भी करता है, और एक होता है और एग्रीली टर्बेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे जहाँ पे कॉटन की खेती हो तो आपको किस में होती है, ब्लैक सॉइल में। यहाँ पे एक चीज पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे मोन्ट मोरलोनाइट की अधिकता होती है, जो हम आगे क्ले पार्टिकल पढ़ेंगे 1:1। यहाँ पे स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी हो। इसी के साथ ये चीज एक चीज देख लीजिएगा, ये क्या है बताइए कोई, ये जो है ये हो गया पॉडजोलाइजेशन और ये हो गया लेटेराइजेशन, क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर पूरा सिलिका दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जो पूरा आपको ऊपर दिख रहा है सिलिका दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेस्क ऑक्साइड। यहाँ पे सिलिका दिख रहा है मतलब क्या है, ये पॉडजोलाइजेशन। यहाँ पे सेस्क ऑक्साइड दिख रहा है मतलब लेटेराइजेशन, ठीक है। तो आज आप समझ गए, सॉइल प्रोफाइल से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। वेदरिंग क्लियर हो गया, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया। केमिकल में तीन चीज पढ़े, हाइड्रेशन पढ़े, कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस, बायोलॉजिकल देख लिए। फिर उसके बाद ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए। तो आज के लिए इसको रिवीजन कर लीजिएगा एक बार बुक में भी, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, ग्लेजिएशन क्या होता है, सोलोनाइजेशन क्या होता है, उसके बाद पीडो टर्बेशन क्या होता है, एग्रीली टर्बेशन क्या होता है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब जाके आप रॉक से लेके ट्रू सॉइल तक पहुंच गए, ठीक है। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी चाहते हैं कि एक अच्छा प्रिपरेशन हो, और जो लोग अ, कहीं भी बहुत कुछ परेशानियां होती हैं कि कोचिंग नहीं जा सकते, वो नहीं, उनके लिए बिल्कुल अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये मेरा एक इनिशिएटिव है कि आप लोग बस कैसे भी करके एक अच्छी जॉब ले लें, ताकि मेरा भी एक जो मेहनत है वो भी सफल हो, और आपका भी एक अच्छा फ्यूचर हो। तो इसी के साथ आज का क्लास मैं ही क्लोज करता हूँ, और कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग दो दो सब्जेक्ट साथ में लेके चलेंगे, एक सॉइल साइंस या और एक इकोनॉमिक्स। और अब चूंकि ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का भी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो
उसमें एक जनरल नॉलेज वाला भी सेक्शन है, तो मैं करंट अफेयर जो डेली कोशिश करूँगा कि 1 साल का करंट अफेयर आपको ऐसा करा दूँ कि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट।